हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे के पार्ट्स को, जहाँ पे हम लोग पॉलिटिकल कॉजेज तो डिस्कस कर चुके थे बेटा, अगर तुमको याद हो तो। पॉलिटिकल कॉजेज में हम लोगों ने सब्सिडरी अलायंस और साथ ही साथ बेटा डिस्कस कर लिया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तुम लोगों को याद है सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी किसने इंट्रोड्यूस किया था? यस दीदी, लॉर्ड वेलेस्ली 1798 एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी 1847। और इसके तहत क्या क्या हुआ था हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था बेटा। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। सेकेंड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटिकल कॉजेज के बाद इकोनॉमिक कॉजेज। क्या मतलब दीदी? तुम बेटा सब जानते हो अंग्रेजों ने हमेशा से ही ऐसे ऐसे पॉलिसीज लाए हैं जो हमेशा इंडियंस को लूटे हैं, बर्बाद किए हैं। इकोनॉमिक शब्द बेटा हमेशा पैसे से रिलेटेड होता है, पैसे से रिलेटेड होता है इकोनॉमिक शब्द। अंग्रेजों ने ऐसे ऐसे पॉलिसीज लाए जिससे उन्होंने अपना तो जेब भरा लेकिन इंडियंस का लूट के भरा। हमारे फार्मर्स को इतना टैक्स के नीचे दबाया है अंग्रेजों ने, जिसके कारण उनका तो जेब भरता गया, उनके घरों में सोना चांदी लगते गए और हमारे फार्मर्स वहीं मिट्टियों के घर में भी शायद गुजर नहीं कर पा रहे थे। सो दीदी, अंग्रेजों के लाए गए रेवेन्यू सिस्टम, इसका बिगेस्ट एग्जांपल तुम जानते हो, परमानेंट सेटलमेंट। ऐसे ऐसे अंग्रेजों ने रेवेन्यू सिस्टम्स लेकर आए दीदी जिन्होंने नाक में दम कर रखा था, जिन्होंने नाक में दम कर रखा था। सेकेंड पॉइंट सुनना मेरा बेटा, अंग्रेजों का एक षड्यंत्र था जिसको हम कहते हैं डुअल पॉलिसी। दीदी डुअल पॉलिसी का मतलब सुनो मेरा बात ध्यान से, ये बहुत ही प्यारा सा एक चीज है, ध्यान से समझो। मान लो अभी के लिए कुछ ऐसा सोचो, ये एक पेन है, नॉर्मली मुझे ये 30 रुपए का मिलता है। मैंने सोचा कि यार ये पेन को मुझे सस्ता में लेना है तो मैं कैसे ले लूं? आइडिया, क्यों ना मैं दुकानदार के ऊपर बंदूक तान के खड़ी हो जाऊं कि चल ला मुझे 10 रुपए में ला के दे। तो अंग्रेजों ने भी तो कुछ ऐसा किया था, बंदूक नहीं ताना था, लेकिन अंग्रेजों ने इंडियंस को पैरों तले दबाकर, कुचलकर, उनके ऊपर कंट्रोल जमा कर यही तो किया था, ताकि कंट्रोल जमा के 30 रुपए का सामान सस्ते में खरीदा जाए। तो सपोज नॉर्मली कॉटन, क्योंकि इंडिया में कॉटन बहुत बनता था, बहुत बिकता था, बहुत फेमस था और अभी भी है दीदी कॉटन। मान लीजिए जो कॉटन आम मार्केट में 50 का मिलना चाहिए, अंग्रेज उसे 20 में खरीद कर लेकर गए। इस कॉटन को लेकर जाकर इंग्लैंड में बड़े बड़े फैक्ट्रीज लगे पड़े थे। वहां पर तुम सब जानते हो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े फैक्ट्रीज लगे पड़े हैं। तो वहां जाकर अंग्रेजों ने इस कॉटन का कपड़ा बनाया, शर्ट बनाया और इंडिया के मार्केट में आ गए बेचने। तो समझो क्या हुआ, 50 रुपए का कॉटन को 20 रुपए में खरीदा। तो दीदी यहाँ पे प्रॉफिट हुआ या नहीं? अरे 50 का सामान अगर 20 में खरीद लूँ तो प्रॉफिट होता है या नहीं होता है? बिल्कुल दीदी, 30 रुपए का आपका प्रॉफिट ही तो है। 50 का सामान आपने सस्ते में खरीद लिया, मुनाफा ही तो है। और अगर यही सामान खरीद कर जाकर फैक्ट्री में एक शर्ट बना दूं और यहां आकर जो शर्ट का असली दाम 200 है वो जबरदस्ती 300 में बिकवा दूं, तो फिर से प्रॉफिट है या नहीं? मतलब याद रखना, ये एक शर्ट है, इस शर्ट को बनाने के लिए जो कॉटन लगा है उसको हम बोलते हैं कच्चा माल, रॉ मटेरियल। शर्ट को बनाने के लिए जो कॉटन लगा है वो है रॉ मटेरियल। पेन को बनाने के लिए जो प्लास्टिक इंक लगा है वो है रॉ मटेरियल। सो दीदी, एक चीज को बनाने के लिए जो आप यूज करती हैं उसी को रॉ मटेरियल बोला जाता है। और जब उसका यूज करके आप कुछ एक नया बना लेती हैं, कॉटन का यूज करके ये कॉटन शर्ट बना लिया, तो ये शर्ट बन जाता है फिनिश्ड प्रोडक्ट। फिनिश्ड प्रोडक्ट मैं ये क्यों समझा रही हूं, सुनो। अंग्रेजों ने 2 तरीकों से प्रॉफिट कमाना सीख लिया था। कैसे 2 तरीके दीदी? अंग्रेजों ने सोचा कि रॉ मटेरियल 50 का मिलता है, हम 20 में खरीद के वहां प्रॉफिट कमाते हैं। तो अंग्रेजों ने क्या सोचा कि बेटा कॉटन जो है ना, रॉ मटेरियल है ना,
इस कॉटन को जो असलियत में 50 रुपए का, इसको 20 रुपए में खरीद लेते हैं, तो यहां पे एक प्रॉफिट कमाते हैं। और इसी रॉ मटेरियल, इसी कॉटन को बाहर जाकर फैक्ट्री में बना कर ले आते हैं एक शर्ट जो कि नॉर्मली 200 का बिकना चाहिए, यहां आकर जबरदस्ती 300 में बिकवाते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे हम 2 टाइम प्रॉफिट कमा लेंगे। एक तो जब कॉटन खरीदा सस्ते में तब प्रॉफिट कमाया, फिर उस कॉटन से एक शर्ट बनाया, फिर महंगे दाम पे बेच के दूसरा प्रॉफिट कमाया। डुअल प्रॉफिट कमाया, 2 तरफा प्रॉफिट कमाया। ये भले ही हमारे अंग्रेजों के लिए तो बहुत प्रॉफिटेबल था, 2 साइड्स जाकर के प्रॉफिट कमा लेना। इंडियंस के लिए उतना ही टॉर्चरस था, उतना ही ज़्यादा दर्दनाक और बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर वाला ये चीज़ था, क्योंकि लॉस तो हर जगह हमारा हो रहा था। जब आप 50 का सामान 20 में खरीद के गए, हम लॉस सह रहे थे। जब 200 का सामान 300 में आके बेचे तो हम लॉस सह रहे थे, आप नहीं। अंग्रेजों का तो प्रॉफिट था। तो देखा तुम लोगों ने किस तरीके से अंग्रेजों ने हम लोगों को दरिद्र, पुअर, लोलीएस्ट बनाकर छोड़ा है, गरीब बनाकर छोड़ा है। ठीक है, सो ये तुमने देख लिया पॉलिटिकल कॉज और इकोनॉमिक कॉज। आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत तेज चिल्लाकर आज बात कर रही हूँ, क्योंकि बेटा आसपास बहुत ज़्यादा गाड़ी मोटर चल रहे हैं। आई डोंट नो क्यों, संडे है फिर भी। सो मुझे लगा कि मुझे तेज बोलना चाहिए, अदरवाइज तुम लोग को मेरे से ज़्यादा अगर बाहर का आवाज़ सुनाई देगा तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। ओके बेटा, सुन लो। इसके बाद थर्ड क्या है दीदी? थर्ड बेटा ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट, सोशियो रिलीजियस कॉज। क्या मतलब दीदी? अंग्रेजों ने हमारे धर्म के साथ, हमारे सोसाइटी में हमारे इज्जत के साथ इतना खेला था कि अब इंडियंस ने कहा कि बहुत हो गया अंग्रेज, अब तू हम लोगों का आक्रोश देख, हम लोगों का गुस्सा देख। क्या था ऐसा? तुमको पता है हमारे नॉर्मल जो सड़क होते थे, ठीक है, उन सड़कों पे इंडियंस को चलने के लिए मना किया जाता था। बोला जाता था ये सड़क सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के लिए है, क्योंकि इंडियंस तो बहुत नीचे हैं, इंडियंस आर नीचे। कई कई ऐसे जगह रेस्टोरेंट्स होते थे, क्लब्स होते थे, जहाँ पर बाहर एक बोर्ड लगा होता था और उस बोर्ड में पता है क्या लिखा होता था? देखो जरा, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। यस दीदी, खून खौल गया, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। मतलब दीदी आप ये बोलना चाहती हैं, आप ये बोलना चाहती हैं कि कुछ ऐसे क्लब्स, रेस्टोरेंट, रोड्स बना रखे थे अंग्रेजों ने, जहां पे बाहर बोर्ड लगा रखा था कि डॉग्स और इंडियंस, कुत्ते और इंडियंस अलाउड नहीं है। कुत्ते और इंडियंस तभी तो तुम कंपेयर कर सकते हो, तभी तो तुम साथ में ले सकते हो, लिख सकते हो, जब तुम उन लोगों को सेम मानते हो। डॉग्स को और इंडियंस को सेम मान के अंग्रेज अपने माइंडसेट में बिठा रखे थे। हमारे ही धरती पे हमें ही अपने ही रोड पर चलने के मना किया जा रहा है, हमें ही अपने पार्क में चलने के लिए मना किया जा रहा है। इससे ज़्यादा बुरा और क्या हो सकता है? फिर दीदी अब बेटा ध्यान से है, ये वाला चीज़ ज़रा समझो। दीदी हम लोगों ने थोड़ा बहुत तो पढ़ा है, सती प्रथा को बैन कर दिया था राजा राम मोहन रॉय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक से मिलकर। ये चैप्टर 2 में डिस्कस होगा, डोंट वरी, अभी ऊपर ऊपर से समझो। सती प्रथा राजा राम मोहन रॉय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक से मिलकर के 1829 में बैन करवा दिया था। क्या था दीदी सती प्रथा? हम लोगों ने चैप्टर 2 नहीं पढ़ा थोड़ा भी। देखो बेटा, पहले कुछ ऐसा किया जाता था, सुन लो अभी ऊपर ऊपर से। अगर एक औरत का पति का डेथ हो गया है, तो उस पति के जलते हुए चिता पे इस औरत को भी जल के मर जाना होगा। यानी इमेजिन, वुमेन है जिसका पति का डेथ हो चुका है, इसके पति को, ये हिंदू रिलीजन में फॉलो होता था, इसके पति को जलाया जा रहा है, इसके पति के जलते चिता के बगल में इसका भी एक चिता लगेगा और इसको जिंदा जलाया जाएगा। इस औरत को जिंदा जला दिया जाएगा। कितना क्रूअल, कितना दीदी दर्दनाक ये था। राजा राम मोहन रॉय बहुत पढ़े लिखे थे, उन्होंने कहा ये क्या चल रहा है, ये धर्म में ये क्या खिलवाड़ चल रहा है, एक औरत को भले क्यों अपने पति के जलते चिता पे जलना होगा। राजा राम मोहन रॉय ने 1829 में इसको बैन करवा दिया था। दीदी वाओ, वी लव्ड इट, थैंक गॉड बैन हुआ। ये तुम्हें लगता है क्योंकि तुम अच्छे दिमाग वाले इंसान हो। हमारे इंडियन समाज में
हमारे हिंदू धर्म में ऐसे भी लोग थे जो इतना तुच्छ सोच रखते थे, इतना छोटा सोच रखते थे और कहते थे कैसे अंग्रेजों ने सती प्रथा बैन कर दिया, सती प्रथा होना चाहिए था, सती प्रथा होना ही चाहिए था, अंग्रेजों ने जबरदस्ती हमें अपने रिलीजन से भटकाने की कोशिश करी है। यानी इवन दो सती प्रथा बैन होना एक अच्छा कारण था, लेकिन रिवोल्ट ऑफ 1857 में कुछ ऐसे कंजर्वेटिव, ऐसे दबे हुए सोच के लोग भी लड़ रहे थे, ये सोच के कि सती प्रथा बैन नहीं होना चाहिए था, अंग्रेजों ने धर्म के साथ खिलवाड़ किया है। तो दीदी ये तो गलत है, ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि अंग्रेजों ने कम से कम ये एक काम बड़ा अच्छा किया था, सती प्रथा को बैन करवाना। लेकिन बेटा कुछ इंडियंस को लगता था कि क्यों बैन करवाया, होना चाहिए था सती प्रथा, और वो लोग भी आवाज़ उठाने लग गए, जो कि दीदी गलत है। आई डू नॉट सपोर्ट इट, बट क्या कर सकते हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857 के पीछे का ये भी एक कारण था। लोग इसलिए भी लड़ रहे थे क्योंकि सती प्रथा बैन हो गया था। अजीब सा बात है। सेकंड बात सुनो, सती प्रथा जब पढ़ ही लिया हो तो विडो रीमैरिज तो जानते हो। दीदी जब सती प्रथा बैन हो गया, एक औरत अपने जलते हुए हस्बैंड के चिता पे जलकर अब नहीं मरेगी, बैन कर दिया, तो यानी अब एक औरत विधवा बनकर जी सकती है। एक 4-5 साल की लड़की का शादी 80-90 साल के बूढ़े से करवाया जाता था। अब ये बूढ़ा, जाहिर सी बात है, ये पहले मरेगा, तो क्या ये 4-5 साल की लड़की जो है ये अपना पूरा जिंदगी विधवा के रूप में काटे? इसके खिलाफ खड़े होते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विडो रीमैरिज। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बोलते हैं कि विधवाओं का दोबारा शादी को लीगल कर दो, विधवा का भी दोबारा शादी होना चाहिए अगर वो चाहती है तो। और फाइनली विधवाओं का दोबारा शादी लीगल भी करवा दिया गया था 1856 में। जो बच्चे घबरा रहे हैं, कह रहे दीदी आप बहुत फास्ट जा रही हैं, नहीं बेटा, जो बेटा ये सोच रहे हो तुम लोग कि दीदी आप बहुत फास्ट जा रही है, नहीं जा रही हो फास्ट बेटा, चैप्टर 2 में डिटेल में डिस्कस करना है, यहाँ तो ऊपर ऊपर से। विधवाओं का दोबारा शादी लीगल हो गया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1856 में लीगल करवाया। लेकिन फिर से कुछ इंडियंस ने कहा कि ओ माय गॉड, विधवाओं का दोबारा शादी, विधवा तो एक तुच्छ है, इम्प्योर, अपवित्र महिला, उसका दोबारा शादी। कुछ ऐसे भी सोच के इंडियंस थे, कुछ ऐसे भी सोच के हिंदू धर्म को मानने वाले लोग थे, और उनको लगा कि विधवाओं का दोबारा शादी होना ही नहीं चाहिए था। पहली बात तो उनके हिसाब से विधवाएं दुनिया में नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि विधवा बनने से पहले अपने हस्बैंड के साथ जल के राख हो जाओ भैया, ये सोच था उनका। अब जब वो बैन हो गया तो उनका ये सोच होने लग गया कि विधवाओं का दोबारा शादी, एक अपवित्र महिला का दोबारा शादी क्यों? यानी अंग्रेज फिर से हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये अंग्रेजों के खिलाफ हमें आवाज उठाना होगा दीदी। यानी कि ये जो सोशियो रिलीजियस कॉजेज है, जिसमें आप कह रही थी सती प्रथा बैन हो गया, लेकिन कुछ इंडियंस को पसंद नहीं आया, विडो रीमैरिज हो गया, लीगलाइज हुआ, फिर भी कुछ इंडियंस को पसंद नहीं आया। दीदी ये तो लड़ने का एक गलत कारण है। अगर कुछ इंडियंस ये नारा लगाते हुए आवाज उठा रहे हैं कि सती प्रथा होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, अंग्रेजों ने क्यों किया बैन, तो ये गलत है दीदी। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857 की लड़ाई में कुछ इंडियंस का ऐसा भी सोच था बेटा, हम इससे बच के नहीं जा सकते। समझ में आ रहा है? सो मैंने सोचा तो था आगे का डिस्कस करती हूँ, लेकिन इतना ही काफ़ी होगा हमारे लिए आज के वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। सो यहाँ तक बार बार वीडियो को देखकर प्लीज़ रिवाइज करते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में।